हेलो दोस्तों, मूवी स्पॉइलर में आपका स्वागत है। पिछले पार्ट में हमने देखा कि कैसे साइंस लैब में एक चूहे के काटने से ह्यूंजू ज़ॉम्बी बन जाती है। उसके बाद इन्फेक्शन आगे बहुत तेजी से फैलता है और आधे से ज्यादा स्कूल स्टूडेंट ज़ॉम्बी में बदल जाते हैं। जो स्टूडेंट जिंदा बचते हैं वो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं। आखिर में ग्वेनम एक चाकू फेंक कर चोंगसान को मारता है। अब चलिए आगे देखते हैं। आरी अपने भाई को ढूंढने के लिए सेकंड फ्लोर पर मिजोन और अपने साथियों के साथ जाती है। वो बहुत सारे ज़ॉम्बियों को मार देते हैं पर उसका भाई उसको वहां नहीं मिलता। योसान शहर के हालात को काबू करने के लिए सरकार की तरफ से मार्शल लॉ लगा दिया जाता है। सुयोग वापस सही सलामत ब्रॉडकास्टिंग रूम में पहुंच जाता है। चोंगसान को पीठ पर चाकू छूकर निकल गया था। वो अपनी जान बचाते हुए भागता है और लाइब्रेरी में पहुंच जाता है जो ज़ॉम्बी से भरी पड़ी थी। ग्वेनम खून लेने के लिए चोंगसान के पीछे पड़ा हुआ था, जिसमें चोंगसान ने प्रिंसिपल का मर्डर करते हुए उसकी वीडियो बनाई थी। वो भी लाइब्रेरी में आ जाता है। दोनों ज़ॉम्बी से बचने के लिए बुक रैक्स पर चढ़ जाते हैं जहां दोनों में फाइट होती है। फोन एक बार ग्वेनम के हाथ में आ जाता है पर चोंगसान फोन छीनकर उसी के साथ ग्वेनम की आंख फोड़ देता है और उसको ज़ॉम्बीज के बीच फेंक देता है। अब ज़ॉम्बीज का एक ही शिकार था, चोंगसान। वो बुक रैक के ऊपर से भागता है और आखिर में आकर दो रैक्स के बीच में फंस जाता है। वो हिम्मत नहीं हारता और लाइब्रेरी से बचकर निकल जाता है। चोंगसान ऊपर जाने के लिए एक डक्ट में घुस जाता है। एक ज़ॉम्बी उसका पैर पकड़ लेता है। तभी हारी का एक तीर ज़ॉम्बी को मार गिराता है पर ये लोग एक दूसरे को नहीं देख पाते। जो फोन वो लाया था उसकी बैटरी सिर्फ 7% थी और फोन पर नेटवर्क भी नहीं था। हारी और उसके साथी फर्स्ट एड रूम में जाते हैं जहां पर उनको एक कंप्यूटर मिलता है पर उसमें भी इंटरनेट नहीं मिलता क्योंकि मार्शल लॉ की वजह से सारे कम्युनिकेशन सिस्टम बंद कर दिए गए थे। चोंगसान इमरजेंसी नंबर पर बहुत ट्राई करता है पर उसका कॉल भी कनेक्ट नहीं होता, जिससे वो काफी दुखी होता है। फिर वो पाइप के सहारे ऊपर जाता है। ब्रॉडकास्टिंग रूम में ओंजो बहुत दुखी थी क्योंकि उसका दोस्त चोंगसान अभी तक नहीं पहुंचा था। चोंगसान डक्ट से निकलकर भागता है पर कॉरिडोर में दोनों तरफ ज़ॉम्बी अटैक कर देते हैं। जान बचाकर वो एक रूम में घुस जाता है। ओंजो के पिता मनिस्टर को हेलीकॉप्टर की हेल्प से क्वारंटाइन सेंटर लेकर पहुंच जाते हैं जो एक बड़े से टापू पर बनाया गया था। पूरा कंट्रोल अब आर्मी के हाथ में था, इसलिए सब लोगों को टेस्ट के बाद ही अंदर जाने दिया जा रहा था। मिनिस्टर और उनके साथियों को एक रूम में रखा जाता है और टेस्ट के लिए अपनी बारी आने तक इंतजार करने को कहा जाता है। एग्जामिन के लिए वेटिंग टाइम 12 से 72 घंटे तक था। ओंजो के पिता कमांडर से उसकी बेटी और स्टूडेंट्स को योसान स्कूल से रेस्क्यू करने के लिए कहते हैं पर वो इंतजार करने के लिए कह के चला जाता है। ओंजो साइंस रूम से यूनियोंग का बनाया हुआ ड्रोन लाकर चोंगसान को ढूंढने के लिए कहती है। ड्रोन के कुछ पार्ट मिस थे जिनके बारे में सिर्फ यूनियोंग को ही पता था। सुयोग उसके साथ जाना चाहता था पर ओंजो कहती है अब खतरा उठाने की बारी मेरी है। यूनियोंग और ओंजो वो दोनों रस्सी के सहारे ऊपर साइंस लैब में ड्रोन लेने जाते हैं। साइंस रूम में चूहे खुले घूम रहे थे पर वो लोग सेफली ड्रोन लेकर आ जाते हैं और उसको असेंबल करके उड़ाते हैं। बाहर का मंजर बहुत भयानक था। पूरा स्कूल ज़ॉम्बी लैंड बना पड़ा था। वहीं दूसरी ओर हारी अपने दोस्तों के साथ फर्स्ट एड रूम में थी। वो उनको आर्चरी ट्रेनिंग सेंटर में जाने के लिए कहती है क्योंकि वहां पर एक इमरजेंसी हॉटलाइन फोन भी था जिसको वो लोग इस्तेमाल करके हेल्प मंगा सकते थे और उसके तीर भी बहुत कम बचे थे। ड्रोन फर्स्ट एड रूम के सामने आता इससे पहले ही वो लोग विंडो से कूदकर वहां से निकल जाते हैं। मिजोन कूदने से डर रही थी और हारी उसको धक्का मार देती है। वो लोग ड्रोन को फर्स्ट एड रूम से आगे उड़ाते हैं। उनको एक रूम में चोंगसान मिल जाता है पर वो उनकी आवाज नहीं सुन सकता था। ड्रोन की बैटरी खत्म होने वाली थी और बाहर का पूरा माहौल देखने के लिए वो लोग ड्रोन को बाहर उड़ाते हैं ताकि किसी को मदद के लिए ढूंढ सके। लेकिन तभी ह्यूमन अपने डैड की गाड़ी स्कूल के बाहर देखकर रोने लगती है। यूनियोंग ड्रोन को आगे ले जाता है। ह्यूमन के पेरेंट्स भी ज़ॉम्बी बन चुके थे। ओंजो ह्यूमन को संभालती है। वहीं पर ड्रोन की बैटरी भी डेड हो जाती है। हारी और मिजोन अपने दोस्तों के साथ आर्चरी ट्रेनिंग सेंटर तक पहुंच जाते हैं और तभी ज़ॉम्बी हारी और उसके दोस्तों पर अटैक करते हैं। एक ज़ॉम्बी हारी के हाथ पर काटता है पर उसने सेफ्टी गार्ड पहने हुए थे।
वो अपने दोस्त को बचाती है और वो लोग रूम के अंदर सुरक्षित चले जाते हैं। पर ज़ॉम्बी से लड़ाई करते टाइम मोटू के पेट में कोई नुकीली चीज लग जाती है। वो लोग उसको फर्स्ट एड देते हैं और मोटू बेचारा रो रहा था। हारी वहां का इमरजेंसी फोन ट्राई करती है पर वो भी काम नहीं कर रहा था। ग्वीनम भी ज़ॉम्बी बन जाता है पर ये थोड़ा स्मार्ट ज़ॉम्बी था। यूनजन के जैसे ज़ॉम्बी के काटने के बाद भी इसको पूरी तरह से होश था। इसका दिमाग वायरस के काबू में नहीं था। अब ये चोंगसांग को ढूंढने निकल पड़ता है। इसके हाथ में फिर से चाकू आ जाता है। वही म्यूजिक रूम में चोंगसांग को किसी की आवाज सुनाई देती है। ये एक ज़ॉम्बी बनी हुई लड़की थी जो पियानो के नीचे फंसी हुई थी। इसके साथ एक वीडियो कैमरा भी था जिसे चोंगसांग उठा लेता है। उसी रूम के साथ एक स्टोर रूम भी था जिसमें नयोन छुपी बैठी थी। अगले सीन में हम टीचर ली की एक रिकॉर्डिंग देखते हैं जिसमें वो बताता है कि उसने वायरस का नाम यूनिस वायरस रखा है और इसका एंटीडोट बनाना भी मेरी जिम्मेदारी है, पर वो अभी तक इसको बनाने में नाकामयाब रहा है। येमिन खुदकुशी करने की कोशिश करती है क्योंकि उसके पेरेंट्स नहीं रहे और वो अकेली रह गई थी। ऑन्जो उसको बहुत समझाती है ताकि उसका दिल बदल जाए। ऑन्जो येमिन से कहती है कि वो अकेली नहीं है जिसने अपनी फैमिली को खोया है। मुझे भी पता नहीं है कि मेरे पापा जिंदा है या नहीं। मैं पहले ही अपने दोस्तों को खो चुकी हूँ, अब किसी और को खोना नहीं चाहती। बात करते करते वहां का माइक ऑन हो जाता है और तभी नामरा का दिमाग चलता है और वो स्पीकर्स को चलाकर वहां से निकलने का प्लान बनाते हैं क्योंकि ज़ॉम्बी आवाज की तरफ भागते हैं। वो लोग एक एक स्पीकर चलाकर ज़ॉम्बीज को कैंटीन और यार्ड की तरफ भेजकर बीच के रास्ते सीढ़ियों से ऊपर जाने का प्लान बनाते हैं। ऑन्जो चोंगसांग से माइक पर उसको वहीं रुकने के लिए कहती है। वो लोग सीडी प्लेयर पे म्यूजिक चलाते हैं। तभी ग्वीनम को भी पता चल जाता है कि वो लोग ब्रॉडकास्टिंग रूम में छुपे हैं। बाकी सब ज़ॉम्बी स्पीकर की आवाज की तरफ भागते हैं और ग्वीनम ब्रॉडकास्टिंग रूम की तरफ जाता है। वो रूम से निकलने लगते हैं पर एक ज़ॉम्बी दीवार पर अपना सर पटक रहा था। सब लोग रूम से निकलने के लिए रेडी थे। ऑन्जो येमिन को अपने साथ रखती है। वो लोग एक एक करके दबे पांव रूम से निकलते हैं। यूनयोंग के हाथ से एक बोतल गिरती है और तभी वो ज़ॉम्बी उनके पीछे भागता है। वो सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं और ग्वीनम ब्रॉडकास्टिंग रूम में पहुंच जाता है। वो वहां पर नामरा का बनाया हुआ मैप देखता है। सब लोग सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं और सुयो उस ज़ॉम्बी से लड़ रहा था। ज़ॉम्बी सुयो को काटने ही वाला था, तभी ग्वीनम सुयो को ज़ॉम्बी से बचाता है और फिर वो चोंगसांग के बारे में पूछता है पर सुयोग उसको कुछ नहीं बताता। ग्वीनम सुयोग पर चाकू से वार करने लगता है। दोनों अच्छे फाइटर थे पर ग्वीनम ज़ॉम्बी था, वो सुयोग पर भारी पड़ता है और तभी सुयोग को बचाने के लिए नामरा बीच में आती है। ग्वीनम नामरा को दांतों से काट लेता है। सुयोग गुस्से में ग्वीनम को उठाकर खिड़की से बाहर फेंक देता है। चौथी मंजिल से गिरने के बाद भी वो थोड़ी देर बाद उठकर चल पड़ता है। बाकी सब लोग चोंगसांग के पास पहुंच जाते हैं। ऑन्जो सुयोग को देखने फिर से पीछे भागती है क्योंकि नामरा और सुयोग पीछे रह गए थे। वो लोग अब म्यूजिक रूम में फंस जाते हैं। एक लड़की नामरा के हाथ पर घाव देखती है, फिर सब लोग उससे दूर होने लगते हैं। चोंगसांग उसको मारने के लिए आगे होता है, तभी सुयोग बताता है कि ग्वीनम ने नामरा को काटा है, किसी ज़ॉम्बी ने नहीं। चोंगसांग सबको बताता है कि ग्वीनम को ज़ॉम्बी ने मेरी आंखों के सामने काटा था। सुयोग नामरा का साथ देता है और कहता है अगर ये ज़ॉम्बी बनी तो मैं इसको खिड़की से बाहर फेंक दूंगा, मगर चोंगसांग नामरा को मारने पर तुला था। नामरा कहती है कि अगर मुझे कुछ अजीब लगा तो मैं खुद की जान ले लूंगी। थोड़ी ही देर में नामरा के शरीर में बदलाव आने लगते हैं। उसको फीलिंग आ रही थी कि वो सुयोग को खा जाए। सुयोग उसकी तरफ देखता है और वो उसको काटने के लिए टूट पड़ती है। चोंगसांग सुयोग को बचाने के लिए वार करता है और सुयोग नामरा को बचाने के लिए चोंगसांग से लड़ने लगता है, पर नामरा ने खुद पर कंट्रोल कर लिया था। ऑन्जो भी नामरा की साइड लेती है क्योंकि उसने सुयोग को काटा नहीं था, वो नॉर्मल हो गई थी। नामरा बताती है कि मुझे सुयोग को काटने का मन कर रहा था, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहिए। पर ऑन्जो कहती है कि अगर ग्वीनम को कुछ नहीं हुआ तो इसका मतलब नामरा को भी कुछ नहीं होगा। मैंने मूवीज में देखा है कि कुछ लोग इम्यून होते हैं जिन पर वायरस का असर नहीं होता, पर येमिन कहती है कि मैं इसके साथ नहीं रह सकती, यह नॉर्मल नहीं है। नामरा कहती है कि मैं चली जाऊंगी तो सब ठीक हो जाएगा, पर ऑन्जो उसको जाने नहीं देती। वो कहती है कि अब हम किसी और को नहीं खो सकते। ऑन्जो कहती है कि ह्यूनजू और इसाक के ज़ॉम्बी बनने से पहले उनके हाथ ठंडे थे,
इसके हाथ गर्म है, इसका मतलब ये ज़ॉम्बी नहीं है। पर ह्यूमन बहुत गुस्से में थी क्योंकि ज़ॉम्बीज ने उसके मॉम डैड को मार दिया था। सुयोग नाबरा का हाथ अपने हाथ के साथ बांध लेता है ताकि अगर कुछ भी हो तो पहले उसको हो, ह्यूमन को नहीं। उन लोगों ने 2 दिन से कुछ भी खाया पिया नहीं था। तभी देसु वो दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है जहां पर नयोन छुपी थी। नयोन ने दरवाजा अंदर से बंद करके रखा था। बहुत कोशिश के बाद भी दरवाजा नहीं टूटता है। ह्यूमन कैमरा लेकर अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग करती है। वो कहती है जिस किसी को भी अगर ये वीडियो मिलती है उन सबको सजा दिलवाना जो इसके जिम्मेदार हैं। मेरे पेरेंट्स मुझे बचाने आए थे और ज़ॉम्बी बन गए, पर कोई भी फायर फाइटर या पुलिस वाला नहीं आया। फिर सब लोग एक एक करके अपना मैसेज रिकॉर्ड करते हैं। दूसरी लड़की अपने पेरेंट्स के लिए मैसेज रिकॉर्ड करती है। फिर देसु अपना गाना रिकॉर्ड करता है। फिर हारी का भाई अपने पेरेंट्स के लिए मैसेज रिकॉर्ड करता है। चॉम्सन अपनी माँ के लिए मैसेज रिकॉर्ड करता है, मैं ठीक हूँ, जल्दी ही आपसे मिलता हूँ। अंजो अपने डैड के लिए मैसेज रिकॉर्ड करती है, डैड हमने अभी तक हार नहीं मानी, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। क्वारंटाइन सेंटर में सबको खाना बांटा जा रहा था। अंजो के पिता मिनिस्टर को बहुत ताने मार रहे थे। गार्ड्स उनके लिए खाना लेकर आते हैं। तभी अंजो के पिता और उसके दोस्त गार्ड्स को बेहोश करके उनकी यूनिफॉर्म पहनकर कमरे से बाहर निकलते हैं। अंजो के पिता अकेले ही दीवार फांद कर निकल जाते हैं। कमांडोज उस पर गोलियां चलाते हैं और बचने के लिए वो पानी में कूद जाता है। उसको एक गोली लग जाती है। वो बचकर पानी से बाहर आ जाता है। गोली उसको सिर्फ छू कर निकल गई थी। अंजो के पिता एक पुलिस स्टेशन में जाकर वहां से हथियार उठाते हैं और वो स्कूल के लिए निकल जाते हैं। दूसरी ओर डिटेक्टिव एक फट्टू सिपाही के साथ गाड़ी चुराने की कोशिश करता है ताकि वो लोग हेडक्वार्टर पहुंच सके, पर गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती है और उनको वहां से भागना पड़ता है। वो लोग उसी रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं जहां हिसुक ने अपने बच्चे को बचाने के लिए खुद को बांध रखा था। पुलिस वाला उस बच्चे को उठाता है। बच्चा डिहाइड्रेट हो चुका था। वो लोग बच्चे को रेस्टोरेंट से ढूंढकर दूध पिलाते हैं और फिर डिटेक्टिव वहां से निकलने का प्लान बनाता है, पर फट्टू पुलिस वाला जाने से डर रहा था। वो लोग बच्चे को लेकर वहां से निकलते हैं और तभी एक बच्ची भागती हुई आती है जिसके पीछे ज़ॉम्बी पड़े थे। डिटेक्टिव बच्ची को बचाकर फिर से रेस्टोरेंट में घुस जाता है। उस बच्ची की माँ भी ज़ॉम्बी बन चुकी थी। अब वो लोग खुद की सेफ्टी के लिए टेप्स और गत्ते लगाकर सेफ्टी गार्ड बनाकर वहां से बाइक पर निकलते हैं। फट्टू पुलिस वाला डर से चिल्ला रहा था और ज़ॉम्बी उसकी आवाज सुनकर पीछे आ रहे थे। वो लोग एक छोटी सी गली में सबको फंसाकर वहां से बच निकलते हैं। रास्ते में यूट्यूबर ऑरेंज इब्रिस एक छत पर हेल्प के लिए चिल्ला रहा था। डिटेक्टिव उसकी आवाज सुनकर उसको बचाने के लिए ऊपर जाता है और फट्टू सिपाही बाइक लेकर भाग निकलता है। नामरा सुयोग को कहती है कि तुम्हारे मुंह से मेरा नाम सुनकर मुझे होश आ गया था, वरना मैं तुम्हें काटने ही वाली थी। सुयोग बताता है कि मैंने कभी भी तुम्हारा नाम लेकर इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि मैं डरता था कि कहीं तुमको पता न चल जाए कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। फिर नामरा अपना मैसेज रिकॉर्ड करती है, सुयोग आई रियली लाइक यू, और इसके साथ ही दोनों किस करते हैं। नामरा कहती है कि मुझे अच्छा लगा, मरने से पहले पता चल गया। यूजिन एक कमरे में जाती है जहां एक टीचर छिप कर बैठा हुआ था। उसको बहुत भूख लगी हुई थी और वो एक्वेरियम से एक जिंदा मछली उठाकर चबा जाती है। टीचर उसको मारने की कोशिश करता है पर उसको कुछ नहीं होता है। उस टीचर ने हमेशा यूजिन के साथ बुरा बर्ताव किया था। वो टीचर को काट लेती है और टीचर भी ज़ॉम्बी बन जाता है। ग्वीनम बाहर घूम रहा था और उसे अपना गैंग लीडर एक गाड़ी के नीचे छुपा हुआ मिल जाता है। वो उसको गाड़ी के नीचे बुलाता है। वो अब भी उस पर हुक्म चला रहा था। ग्वीनम कहता है कि मैं अब किसी का हुक्म नहीं मानता। ग्वीनम उसको गाड़ी के नीचे से खींचकर बाहर निकालता है। वो उसका हाथ तोड़ देता है और ज़ॉम्बी उस पर टूट पड़ते हैं। अंजो फिर से प्लान बनाती है। वो कहती है कि हम रूम में एक पार्टीशन बनाकर म्यूजिक से ज़ॉम्बीज को एक जगह जमा करेंगे और पीछे के दरवाजे से बचकर बाहर निकल जाएंगे। वो लोग चेयर और डिस्क मिलाकर एक दीवार खड़ी करते हैं। चॉम्सन दरवाजे खोलने के लिए पीछे रुकता है। फिर सुयोग भी उसकी हेल्प के लिए आता है। वो चॉम्सन को पूछता है कि तेरे और ग्वीनम के बीच में क्या पंगा है। सुयोग कहता है कि ग्वीनम मर चुका है, मैंने चौथी मंजिल से उसको नीचे फेंका है। मुझे नामरा पसंद है और ओंजो के साथ तुम अच्छे से पेश आया करो। वो लोग दरवाजा खोल देते हैं और कैमरे में रिकॉर्ड म्यूजिक को चलाते हैं। सारे ज़ॉम्बीज रूम में आ जाते हैं। टेसु जोर से चिल्लाता है,
सब लोग तेज म्यूजिक बजाने लगते हैं। रूम में हर तरफ से ज़ॉम्बी आ जाते हैं। हर कोई बनाई हुई दीवार को अपना जोर लगाकर गिरने से बचाता है। ज़ॉम्बी गिनती में उनसे ज्यादा थे और इस दीवार को संभालना उनके लिए मुश्किल हो रहा था, पर अभी भी रास्ता साफ नहीं हुआ था। कॉरिडोर में अब भी बहुत सारे ज़ॉम्बी थे जो आवाज सुनकर रूम की तरफ भाग रहे थे। मिजोन, हारी और उसका दोस्त मोटू को लेकर बाहर जाने लगते हैं, पर मोटू बहुत भारी था। ज़ॉम्बी फिर से अटैक करते हैं और उनको वापस रूम में आना पड़ता है। हारी मिजोन को तीर चलाना सिखाती है। कमांडोज की एक टुकड़ी एक मॉल में रेस्क्यू के लिए जाती है। वो लोग सारे इन्फेक्टेड लोगों को मार डालते हैं और बचे हुए लोगों को रेस्क्यू करके निकाल लेते हैं। 2 कमांडोज पीछे रह जाते हैं, जिनमें से एक कमांडो को ज़ॉम्बी काट लेता है। उसको क्वारंटाइन सेंटर में लाया जाता है, जहां कमांडर उसकी फैमिली से परमिशन लेकर एक्सपेरिमेंट करने के लिए कहता है, ताकि इस वायरस का एंटीडोट ढूंढा जा सके। कमांडर मिनिस्टर के पास आता है और कहता है कि आपको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, ये मार्शल लॉ है, यहाँ पर कोई भी वीआईपी नहीं है। पर मिनिस्टर कमांडर से रिक्वेस्ट करती है कि योसन स्कूल से बच्चों को रेस्क्यू करवाओ। हमारा एक फायर फाइटर अकेले ही बच्चों को बचाने के लिए निकला हुआ है। वही दूसरी ओर ज़ॉम्बीज रूम में इकट्ठे हो जाते हैं और रास्ता साफ होते ही सब लोग वहां से सीढ़ियों की तरफ भागते हैं, मगर सीढ़ियों का गेट लॉक था। मिस्टर लूजर SOS लिखकर छत पर गेट को लॉक लगाकर बैठा था। वो गेट नहीं खोलता है। ये लोग गेट तोड़ने की कोशिश करते हैं, पर कुछ भी नहीं होता और लॉक का कोड भी काम नहीं कर रहा था। अब सब लोग बुरी तरह से फंस चुके थे। पीछे ज़ॉम्बीज और आगे रास्ता बंद। ज़ॉम्बीज पीछा करते हुए यहाँ पर पहुंच जाते हैं। चोंगसन और सुयोग दोनों ज़ॉम्बीज से लड़ते हैं। देसु और बाकी लोग दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं। ज़ॉम्बी खत्म ही नहीं हो रहे थे। हेलीकॉप्टर आता है और लूजर को रेस्क्यू करके ले जाता है। वो किसी के बारे में कुछ नहीं बताता है, क्योंकि युनजन की बात उसके दिमाग में घूम रही थी। ये अब भी न रखे, काश यहाँ सब लोग मारे जाते। वो कहता है कि नीचे कोई नहीं बचा, सब लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं और हेलीकॉप्टर उसको वहां से निकाल कर ले जाता है। सब लोग कुछ देर तक ज़ॉम्बीज को संभालते हैं और तभी ग्वीनम पीछा करता हुआ चोंगसान को मारने के लिए वहीं पहुंच जाता है। चोंगसान उस पर वार करता है, पर उसको कुछ भी नहीं होता है। तभी नामरा भी ज़ॉम्बी बनने लगती है। वो चोंगसान को बचाकर ग्वीनम को उठाकर मारती है। तब उसको अपनी ताकत का एहसास होता है। अगले सीन में युनजिन उन सब लोगों को ज़ॉम्बी बने हुए देखती है। वो टीचर, वो लड़के, वो सब लड़कियां जो उसको हमेशा बुली करते थे। फिर वो स्टाफ रूम में जाकर आग लगा देती है, जिससे फायर अलार्म बजता है और ऊपर का दरवाजा भी खुल जाता है। वो लोग हेल्प के लिए बहुत रोते और चिल्लाते हैं, पर कोई भी उनकी आवाज नहीं सुनता। युनजिन स्कूल से बाहर आ जाती है और मजे से एक साइकिल लेकर वहां से निकल जाती है। अब ये लोग भी छत पर SOS का निशान बनाते हैं, ताकि अगर कोई दूसरा हेलीकॉप्टर रेस्क्यू के लिए आए तो इनको बचा सके। मिजोन छत पर जाने को कहती है, पर मोटू को लेकर जाना मुश्किल था और ऊपर जाने वाली सीढ़ी बिल्डिंग के बाहर थी। डिटेक्टिव और यूट्यूबर दोनों छत पर फंसे हुए थे। यूट्यूबर की टांग टूटी हुई थी। वो लोग सामान फेंक फेंक कर ज़ॉम्बीज का ध्यान बटाते हैं। तभी फट्टू पुलिस वाला बस लेकर आता है। यूट्यूबर कूदने से डरता है और ज़ॉम्बी आ जाते हैं। बहुत गालियां सुनने के बाद वो बस पर कूदता है। वहीं अब जल्दी ही रात होने वाली थी, इसलिए स्कूल में सब बारी बारी से लकड़ियों से आग जलाने की कोशिश करते हैं। बहुत ट्राई करने के बाद भी कुछ नहीं होता है। तभी नामरा अपना लाइटर देती है, क्योंकि उसको चोरी सिगरेट पीने की आदत थी। सब लोग उसकी शक्ल देखते रह जाते हैं, क्योंकि इतनी देर से सब लोग आग जलाने के लिए मरे जा रहे थे। अगले सीन में डिटेक्टिव, पुलिस वाला और यूट्यूबर बच्चों के साथ रात में बस पर हेडक्वार्टर की तरफ जा रहे थे। तभी फट्टू एक साइकिल सवार को उड़ा देता है। यह युनजिन ही थी। डिटेक्टिव उसको देखने के लिए आगे होता है और इतने में वो खुद ही उठकर बैठ जाती है। वो उसको पूछता है, क्या तुम ठीक हो? तुम हमारे साथ चलो, मैं पुलिस वाला हूँ। और तभी गोलियों की बरसात होती है। डिटेक्टिव उनको अपना ID कार्ड दिखाता है। रात को सब लोग छत पर आग जलाकर बैठे हुए थे और वो लोग देसु को गाना सुनाने के लिए कहते हैं। फिर सब लोग मिलकर देसु के साथ गाने लगते हैं। कुछ देर के लिए सब लोग अपनी मुसीबतों को भूल चुके थे। नीचे ग्वीनम फिर से जिंदा हो जाता है। नहयोन कमरे से बाहर निकलती है
और पियानो को बंद कर देती है जो ज़ॉम्बी के पैरों से बज रहा था। वो कैमरा उठाती है और तभी ज़ॉम्बी वहां जाते हैं, पर वो बचकर वापस स्टोर रूम में चली जाती है। वो कैमरा लेकर सबके मैसेज देखने लगती है। उसका दिल बदल जाता है और वो एक बैग में खाने का सामान डालने लगती है। चोंगसान का मैसेज प्ले होता है और नयन को योंगसू को मारने का बहुत पछतावा होता है। ओंजो नामरा से पूछती है कि तुम्हारे दोस्त क्यों नहीं। सब लोग बताते हैं कि वो नामरा से नफरत करते हैं। नामरा कहती है कि मुझे पता ही नहीं था कि एक दोस्त होना भी कितना अच्छा लगता है। सब लोग अपने बारे में बात करते हैं, तभी देसु बताता है कि वो हारी को पसंद करता है। अगले सीन में नयन याद करती है कि कैसे मिस पार्क ने अपनी जान देकर उसकी जान बचाई और मरने से पहले वो कहती है कि सबकी मदद करना और सबसे माफी मांगना। मेरे साथ जो हुआ इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, बस जिंदा रहना। वो खाने का सामान इकट्ठा करती है और रूम से बाहर निकलने लगती है। तभी ग्वीनम वहां आ जाता है और वो नयन को काट खाता है। वही छत पर चोंगसान भी कहता है कि मैं किसी को पसंद करता हूँ। और जो एक्साइटेड होकर पूछती है कि वो कौन है, क्या मैं उसको जानती हूँ। टॉमसन कहता है कि ओंजो वो तू ही है। वो कहती है कि तू पागल हो गया है, ऐसा मजाक क्यों कर रहा है। चोंगसन कहता है कि मैंने तुमको 6 साल की उम्र से चाहा है और हमेशा चाहता रहूंगा। ओंजो गुस्से में वहां से उठकर चली जाती है। चोंगसन उसके पास जाता है और सॉरी कहता है। वो कहता है कि तुम्हें मुझे पसंद करने की जरूरत नहीं है। ग्वीनम पाइप के सहारे छत पर जाने लगता है। ओंजो अकेली बैठी थी और ग्वीनम आकर उसको पकड़ लेता है। चोंगसन उसको बचाने भागता है और ग्वीनम ओंजो को छोड़कर उस पर झपट पड़ता है। सुयोग उसको बचाने आता है पर ग्वीनम उसको भी उठाकर मारता है। ग्वीनम सबको कहता है अगर तुम लोग इसके साथ मरना नहीं चाहते तो भाग जाओ। वो सबको मारने लगता है और तभी नामरा उस पर हमला करती है, पर ग्वीनम उस पर भी भारी पड़ता है। सुयोग उसका साथ देता है और दो लोग फिर से उसको उठाकर नीचे फेंक देते हैं, पर वो फिर भी नहीं मरता। वहीं क्वारंटाइन सेंटर में डॉक्टर्स कमांडो पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, पर उनको अभी तक कुछ भी पता नहीं चल रहा था। तभी एक फौजी कमांडर को बताता है कि योसान स्कूल के पास एक डिटेक्टिव को रेस्क्यू किया गया है, शायद उसके पास कोई इम्पोर्टेंट जानकारी है। डिटेक्टिव उनको बताता है कि ये वायरस यूनिस वायरस है जिसे योसान स्कूल के एक साइंस टीचर ने बनाया था और इसका एंटीडोट उसी स्कूल के साइंस लैब में उसके लैपटॉप में है। कमांडर योसान स्कूल के लिए स्पेशल मिशन भेजने को कहता है। लूजर कैंप में खाना लेकर आगे बढ़ता है और तभी उसको युंजिन वहां मिलती है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है। युंजिन उसको बताती है कि मैंने स्कूल में आग लगा दी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे अब बहुत भूख लगी है। लूजर अपना खाना उसको ऑफर करता है, पर वो कहती है कि मुझे कुछ और खाने का मन है, मुझे तुमको खाने का मन कर रहा है। सब लोग ग्वीनम की वजह से डर रहे थे। ये मैं नामरा से पूछे, क्या तुम हमें यकीन दिला सकती हो कि हम तुम्हारे साथ सेफ है, क्योंकि अब हम सबको एक साथ रहना है। नामरा कहती है कि मेरा कोई दोस्त नहीं था, पर आज तुम सबके साथ कैंप फायर करके बैठकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर हम जिंदा बचे तो फिर से कैंप फायर करेंगे और मिलकर मस्ती करेंगे। ओंजो कहती है कि यहाँ से निकलने के बाद हम सब ऐसे ही एक साथ रहेंगे। नामरा को कोई आवाज सुनाई देती है और सब लोग दीवार की तरफ देखने लगते हैं। तभी उनको हेलीकॉप्टर दिखाई देता है और वो लोग आग दिखाकर हेलीकॉप्टर को सिग्नल देते हैं। आर्मी वाले नीचे आते हैं और उन सबको नीचे लेटने के लिए कहते हैं। वो लोग सबका टेम्परेचर चेक करते हैं और नामरा का टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा था। कमांडर कहता है कि मिशन पूरा होने के बाद सबको वहां से रेस्क्यू कर लेना। कमांडोज नीचे साइंस लैब में जाते हैं। हेलीकॉप्टर देखकर हारी और उसके दोस्त भी छत पर जाने के लिए तैयार होते हैं। कमांडोज को लैपटॉप मिल जाता है, पर ज़ॉम्बीज तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहे थे। वो लोग लैपटॉप लेकर छत पर पहुंच जाते हैं। यीमेन को पहले ऊपर खींचने की तैयारी होती है। वहीं क्वारंटाइन कैंप में एक हादसा हो जाता है। युंजन लूजर को काट खाती है और कमांडोज उसको काबू करते हैं और तभी आर्मी डॉक्टर कहता है कि इसके जैसे कुछ और लोग भी हो सकते हैं जो संक्रमित तो हैं, पर उनमें वायरस के कोई लक्षण नहीं है। जिसे सुनकर कमांडर सारे स्टूडेंट को रेस्क्यू करने से मना कर देता है और कमांडर्स को वापस आने के लिए बोलता है और साथ ही ऑर्डर देता है कि अगर किसी में कोई सिम्टम है तो गोली मार दो। वो लोग यीमेन को भी नीचे उतार देते हैं। कमांडर गोली चलाने का ऑर्डर देता है, पर कमांडोज हवा में गोली चलाकर उनको वहां छोड़कर चले जाते हैं। सारे बहुत निराश हो जाते हैं।
क्योंकि अब कोई भी उनको बचाने नहीं आएगा। वही कैंप में मिनिस्टर पर दोष लगते हैं कि उन्होंने ओंजो के पिता को भागने में मदद की। सब रिकॉर्ड हो रहा था। मिनिस्टर कहती है कि ये सारी प्लानिंग मेरी थी। फायर फाइटर ने हमारी जान बचाने के लिए अपनी बेटी की जान की परवाह नहीं की और हमें सही सलामत जहां पहुंचाया, इसलिए मैंने उसका साथ दिया। मैडम ने यहाँ पर अच्छी राजनीति खेली थी। तभी कमांडोज वहां आते हैं और कैंप में आए सब नए लोगों के हाथ बांधकर उनको अलग अलग कर देते हैं। डिटेक्टिव और बच्ची को भी अलग अलग कर दिया जाता है। अगले सीन में हम ओंजो के पिता को देखते हैं जो रात के अंधेरे में बचते हुए स्कूल की तरफ बढ़ते हैं और तभी उनको एक फैमिली मिलती है। वो आदमी मदद के लिए रो रहा था। ओंजो के पिता को स्कूल जाने की जल्दी थी, इसलिए वो अपनी गन और खाने का सामान देकर वहाँ से निकल जाते हैं। बारिश होने लगती है। स्कूल की छत पर सब लोग बहुत दुखी होकर रोने लगते हैं क्योंकि अब उनकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। चॉन्गसन कहता है कि हमें बचाने के लिए कोई नहीं आएगा, जहाँ मरने से अच्छा है हम लोग अपनी जान बचाते हुए मारे जाएं। नामरा कहती है कि तेज बारिश और बिजली की आवाज से ज़ॉम्बी कमजोर पड़ रहे होंगे और हम सब की स्मेल भी एक जैसी हो गई है। अगर हम सबको जिंदा रहना है तो एक साथ रहना होगा। सब लोग दबे पांव सीढ़ियों से नीचे आते हैं। नीचे के फ्लोर पर अब भी ज़ॉम्बी थे, पर तेज बिजली की आवाज सुनकर वो भाग जाते हैं। वही दूसरी ओर मिजोन, हारी और उसके दोस्त भी बारिश का मौका उठाकर वहां से निकलने लगते हैं। चॉन्गसन और उसके दोस्त एक दीवार के साथ साथ चलते हैं। तभी चॉन्गसन के सामने उसकी माँ आ जाती है जो एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी। देसू और यूनियोंग सबको बचाने के लिए उसको मारने लगते हैं और चॉन्गसन रोते हुए उन दोनों को रोकता है, पर वो लोग ज़ॉम्बी को तब तक मारते रहते हैं जब तक चॉन्गसन माँ कहकर नहीं पुकारता। ओंजो चॉन्गसन को संभालती है और वहां से लेकर निकलती है। दूसरी ओर हारी कुछ लोगों को अपनी तरफ आते हुए देखती है। वो इनको ज़ॉम्बी समझ रही थी। एक लड़की गिर जाती है और यीमिन ज़ॉम्बी को देखकर अपनी दोस्त को पीछे ही छोड़कर भाग जाती है। हारी का भाई उसको बचाने आता है। ज़ॉम्बी उस पर अटैक करते हैं और तभी एक तीर आता है। हारी उसको बचाती है और वो लोग फुटबॉल कोर्ट में पहुंच जाते हैं। तभी नामरा को कुछ महसूस होता है और वो सबको भागने के लिए कहती है। इतने में तेज बिजली कड़कती है और सबको ज़ॉम्बीज के दर्शन होते हैं। सब लोग पीछे भागते हैं। मिजोन मोटू को अकेले खींच रही थी। मोटू को ज़ॉम्बी पकड़ लेते हैं। हारी का दोस्त अकेला बाहर रह जाता है। बाकी सब लोग एक कमरे में जमा हो जाते हैं। दूसरी ओर ह्यूमन ज़ॉम्बीज के बीच अकेली फंस जाती है। बहुत सारे ज़ॉम्बी उस पर अटैक करते हैं और आखिर में वो भी एक ज़ॉम्बी बन जाती है। सुबह होती है। ओंजो के पिता एक दुकान से कुछ सामान उठाते हैं। वो जंगल के रास्ते स्कूल की तरफ जाते हुए रास्ते में पेड़ों पर निशान लगाते जा रहे थे। नामरा को महसूस होता है कि सब इसी तरफ आ रहे हैं। मिजोन, हारी और उसका भाई बातें कर रहे थे। तभी देसु वहाँ आता है और कहता है, मैं तुझे पसंद करता हूँ, तुझसे प्यार करता हूँ। अब वक्त आ गया है एक फैन से सीधे तुम्हारा पति बन जाने का। वैसे भी मरना तो है ही, सोचा जिस पर मरता हूँ उसको बताकर ही मरूं। हारी पूछती है, देसु तू ही है ना जो मेरे भाई को साले साहब कहता है? मुझसे मिलकर बड़ा खुश होगा ना और मरने के लिए भी तैयार होगा। और हारी देसु की बहुत पिटाई करती है। ग्विनम फिर से छत पर चढ़ जाता है, पर वहां पर कोई भी नहीं था। सुइयो को फुटबॉल और स्टील कार्ड देखकर एक आइडिया आता है। वो सारे कार्ड्स को बांधकर एक शील्ड बनाने के लिए कहता है, पर मिजोन यूनजोंग से लड़ने लगती है कि शील्ड छोटी होनी चाहिए। फिर नामरा वोटिंग करवाती है। पहला ऑप्शन अकेले रहो, दूसरा एक साथ रहो। सब लोग एक साथ जाने को राजी थे। फिर शील्ड के लिए वोटिंग होती है। शील्ड ऊंची बनाई जाए या छोटी। ज्यादा वोट शील्ड ऊंची बनाने को मिलते हैं। सब लोग शील्ड बनाते हैं और तभी चॉन्गसन को एक चॉकलेट मिलता है। कितने दिनों से उन्होंने कुछ नहीं खाया था। वो लोग सब मिलकर थोड़ा थोड़ा चॉकलेट खाते हैं। देसु तक आते ही वो सारी चॉकलेट खा जाता है और युनजोंग को कुछ नहीं मिलता है। सब लोग सेफ्टी गार्ड्स पहनते हैं और अब सब लोग बाहर जाने के लिए तैयार थे। युनजोंग दरवाजा खोलता है और सब शील्ड को लेकर बाहर निकलते हैं। सारे ज़ॉम्बीज उन पर टूट पड़ते हैं और वो फिर से फंस जाते हैं। शील्ड आगे ही नहीं बढ़ती है। मिजोन को बचाने के टाइम में एक ज़ॉम्बी युनजोंग को काट लेता है। फिर युनजोंग खुद ही घेरे से बाहर निकल जाता है और ज़ॉम्बी को घेरे से दूर हटाता है। वो लोग पूरा जोर लगाकर शील्ड को आगे ले जाते हैं और इतने में युनजोंग भी ज़ॉम्बी बन जाता है। वही आर्मी हेडक्वार्टर में सब वायरस की परिस्थिति पर बात कर रहे थे। वो लोग योसान शहर पर बॉम्ब गिराने का डिसीजन लेते हैं। ओंजो के पिता पहाड़ी से कंस्ट्रक्शन साइट तक पहुंच जाते हैं और वहां पर बहुत सारे ज़ॉम्बी उन पर अटैक करते हैं, पर वो वहां से बचकर निकल जाते हैं।
वहीं दूसरी ओर ये सब दरवाजे तक पहुंच जाते हैं, पर दरवाजा बाहर से लॉक था। ग्विनम चोंगसान को सूंघता हुआ आर्चरी सेंटर पहुंच जाता है, जहां हारी का दोस्त अकेला था। ग्विनम उसको चोंगसान के बारे में पूछता है, पर वो कहता है कि मैं किसी चोंगसान को नहीं जानता, जिससे गुस्से में आकर ग्विनम उसको भी काट खाता है। वहीं दूसरी ओर ये लोग दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश करते हैं। तभी ओंजो के पिता बाहर से दरवाजा खोलते हैं। वो सबको बचा लेते हैं और सबको पहाड़ की तरफ भागने के लिए कहते हैं। सब लोग पहाड़ की तरफ भागते हैं और टेनिस कोर्ट में जाकर फंस जाते हैं। ज़ॉम्बीज़ दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं। ओंजो के पिता सबको वहां से निकालते हैं और विसल के साथ सारे ज़ॉम्बीज़ का ध्यान अपनी तरफ भटकाते हैं। सब लोग टेनिस कोर्ट से बाहर निकल जाते हैं और ओंजो के पिता अकेले फंस जाते हैं। उनको ज़ॉम्बीज़ ने काट लिया था। वो लोग कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंच जाते हैं, जहां ज़ॉम्बीज़ भरे पड़े थे, जहां नामरा अपनी ज़ॉम्बी पावर से उनको रास्ता दिखाती है। सब लोग बिल्डिंग के बाहर एक शेड पर आ जाते हैं। ओंजो अपने पिता के मरने पर बहुत दुखी थी। हारी कहती है कि तेरे पापा ने अपनी जान देकर हम सबको बचाया है और मैं जिंदगी भर उनको याद रखूंगी। हारी और मिजन दोनों तरफ से निकलने के लिए रास्ता देखते हैं। ग्विनम उनको सूंघते हुए फुटबॉल स्टेडियम में आ जाता है। वहां भी कोई नहीं था और वो सूंघते हुए पहाड़ी की तरफ जाने लगता है। आर्मी हेडक्वार्टर में संक्रमितों को ड्रोन से तेज आवाज सुनाकर एक जगह जमा करके धमाके करने का प्लान बनाया जाता है। नामरा की हालत खराब होने लगती है और वो फिर से सुइयों को खाने की कोशिश करती है। वायरस उस पर तेजी से हावी होने लगता है, पर वो खुद को ही काट लेती है। तभी नामरा को एक आवाज सुनाई देती है, सब लोग किसी अंडरग्राउंड जगह छुप जाओ, धमाके होने वाले हैं। आर्मी ड्रोन्स उड़ाकर तेज आवाज पैदा करते हैं और सारे ज़ॉम्बीज़ ड्रोन की आवाज सुनकर उनके पीछे भागते हैं। सारे ज़ॉम्बीज़ को शहर के 4 हिस्सों में जमा किया जाता है, जिनमें से योसान स्कूल भी एक था। सारे शहर में 60,000 तक लोग इन्फेक्टेड थे। दूसरी ओर ग्विनम भी चोंगसान को सूंघते हुए कंस्ट्रक्शन साइट तक पहुंच जाता है। चोंगसान और उसमें लड़ाई होती है। वो चोंगसान को मारता है और फिर उसके हाथ पर काट लेता है, पर ड्रोन्स की आवाज से ग्विनम का ध्यान भटक जाता है। चोंगसान उसको नीचे फेंक देता है। ओंजो चोंगसान के पास जाती है, पर चोंगसान कहता है कि मैं किसी को मरने नहीं दूंगा। वो अपना स्कूल बैग ओंजो को देता है और उसे किस करता है। वो ओंजो को आखिरी हक करता है और सुइयों को सबको लेकर पहली मंजिल पर जाने के लिए कहता है। वो खुद बिल्डिंग के अंदर चला जाता है और सारे ज़ॉम्बीज़ को अपने पीछे लगा लेता है। वो सारे ज़ॉम्बीज़ को लेकर ऊपर की मंजिल की तरफ भागता है। ग्विनम फिर से उठ खड़ा होता है। चोंगसान सारे ज़ॉम्बीज़ को आखिरी मंजिल पर ले जाता है और वो उन सबको एक लिफ्ट होल में गिरा देता है। बाकी सब पहाड़ की तरफ भागते हैं। चोंगसान और ग्विनम फिर से आमने सामने होते हैं। चोंगसान उसको फट्टू, लूजर और बहुत कुछ कहता है। दोनों में बहुत लड़ाई होती है। ग्विनम चोंगसान की आंख निकाल देता है, जिससे वो बहुत तड़पता है। आर्मी की तरफ से स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स पर पहला बम गिराया जाता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा बम योसान स्कूल पर गिरता है। चोंगसान ग्विनम को लेकर लिफ्ट होल में कूदता है और आर्मी ऑपरेशन पूरा हो चुका था। कमांडर मिनिस्टर को बताता है कि योसान शहर की 40% आबादी खत्म हो गई है। अब मेरी तरफ से आप माफी मांगना, क्योंकि मुझ में अब इतनी हिम्मत नहीं। और वो अपने कमरे में चला जाता है। वो अपनी वर्दी पहनकर एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करता है। मैंने आज टीचर ली का एक वीडियो देखा जिसने ये यूनिस वायरस बनाया। लाखों कोशिशों के बाद भी वो अपने बीवी और बच्चे को ठीक नहीं कर पाया और आखिर में उनको जिंदा जलाकर वायरस खत्म करने के लिए मजबूर हो गया। मैं उसके फैसले की कदर करता हूँ। मैं एक फौजी हूँ और मार्शल लॉ कमांडर होने के नाते शहर पर बम गिराने की पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। फिर वो अपनी बीवी को कॉल करता है और उसके बाद वो खुद को गोली मार लेता है। योसान स्कूल पूरी तरह से खंडर बन चुका था। चोंगसान और ग्विनम दोनों मर गए थे। अगले सीन में हम सबको जंगल में देखते हैं। ओंजो बहुत दुखी थी। सुयोग ओंजो को साथ चलने के लिए कहता है, पर ओंजो वापस कंस्ट्रक्शन साइट की तरफ जाती है। नामरा और सुयोग भी उसके पीछे जाते हैं। वहां जाकर वो चोंगसान को पुकारती है और उसको याद करके रोने लगती है। नामरा उसको वहां से चलने के लिए कहती है। वो लोग चोंगसान को अलविदा कहकर वहां से चल देते हैं। सब लोग पहाड़ के रास्ते शहर की तरफ चलते हैं। कमांडोस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए थे। नामरा कहती है कि शायद मेरी वजह से ही तुम लोगों को कमांडोस यहाँ छोड़ गए। वो लोग रास्ता भटक जाते हैं और तभी उनको एक पेड़ पर रिबन बंधा हुआ दिखाई देता है।
और फिर दूसरा, ऐसे ही आगे बहुत सारे। फिर ओंजो को अपने डैड की टॉर्च मिलती है जिसे देखकर वो रोने लगती है। वो लोग शहर में आ जाते हैं। पूरा शहर सुनसान पड़ा था। तभी नामरा को किसी के होने का एहसास होता है। चारों तरफ से ज़ॉम्बी आ रहे थे। वो सबको भागने के लिए कहती है। सब लोग गलियों के बीच से भागते हैं। देसु को भागने में मुश्किल होती है क्योंकि पहाड़ पर देसु घायल हो गया था। सब लोग एक दुकान से सामान उठाकर लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। ज़ॉम्बीज़ अटैक करते हैं और सब लोग बचाव के लिए मारामारी शुरू कर देते हैं। एक ज़ॉम्बी ओंजो पर टूट पड़ता है पर उसकी दोस्त उसको बचा लेती है। हारी मिज़ोन को बचाती है। सुयोग पर भी एक ज़ॉम्बी भारी पड़ता है पर नामरा उसको बचा लेती है। एक ज़ॉम्बी हारी पर अटैक करता है और उसका भाई बीच में आकर उसको बचा लेता है पर ये ज़ॉम्बी उसके भाई को काट लेता है। वो अपनी बहन को कहता है कि कभी भी हार मत मानना। वो भी पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन जाता है। वो हारी पर अटैक करने ही लगता है और नामरा उसकी गर्दन मरोड़ देती है। हारी ज़ॉम्बी से लड़ने के लिए आगे होती है पर नामरा उसको कहती है बेवजह मरने का क्या फायदा। सब लोग आगे बढ़ते हैं। वायरस नामरा के दिमाग पर हावी होने लगता है। उसका दिमाग कह रहा था कि सबको खा जाओ, तुम भूखी हो, पर वो अपने दिमाग को कंट्रोल कर रही थी। सब लोग आगे चले जाते हैं और वो पीछे ही रुक जाती है। वायरस उस पर हावी होता है और वो खुद को ही काट लेती है। उसकी हालत खराब हो रही थी। सुयोग उसको देखने के लिए पीछे जाता है। ओंजो भी उसके पीछे जाती है। वो लोग नामरा को ढूंढते हैं और नामरा एक लाश को खा रही थी। ओंजो उसको साथ चलने के लिए कहती है मगर वो ओंजो को उससे दूर रहने के कहती है। इतने में वायरस हावी होता है और वो ओंजो पर हमला कर देती है। बहुत कोशिश के बाद वो फिर से खुद पर कंट्रोल कर लेती है। वो ओंजो को छोड़कर वहां से चल पड़ती है। ओंजो और सुयोग उसके पीछे जाते हैं मगर नामरा गलियों में छिप जाती है। वो लोग उसको ढूंढ नहीं पाते। सब लोग रेलवे ट्रैक को फॉलो करते हुए शहर के बॉर्डर तक पहुंच जाते हैं जहां पर आर्मी लगी हुई थी। सब लोग अपने खोए हुए दोस्तों को याद कर रहे थे और आर्मी वाले उनको क्वारंटाइन सेंटर ले जाते हैं। आर्मी वाले सब स्टूडेंट से टीचर ली के बारे में पूछताछ करते हैं पर हर कोई गुस्से में था। हालात धीरे धीरे नॉर्मल होते हैं। 4 महीने बाद मार्शल लॉ खत्म किया जाता है पर अब भी सबको क्वारंटाइन में ही रहने को कहा जाता है। ओंजो दीवार फांदकर वहां से निकल जाती है और एक पेड़ के नीचे कुछ खाने का सामान रखती है। फिर वो चोंगसान को याद करती है। तभी उसकी नजर स्कूल पर जाती है जहां पर आग जलती हुई दिखाई देती है। अगले सीन में हम ओंजो को सुयोग के पास देखते हैं। वो कहती है कि मुझे बाकी सबसे मिलने की हिम्मत नहीं हुई। मैं कल रात पहाड़ पर गई थी तो स्कूल की छत पर कैंप फायर दिखी। नामरा ने मुझसे कहा था कि अगर दोबारा मौका मिला तो साथ मिलकर कैंप फायर जलाएंगे और मैं आज रात वहीं जाऊंगी। सुयोग कहता है कि मैं भी चलूंगा। ओंजो उसको किसी को बताने से मना करती है। रात को ओंजो दीवार के पास पहाड़ पर जाने के लिए आती है जहां पूरी टोली पहले से जमा थी। सब लोग साथ जाने के लिए तैयार थे। सब लोग दीवार फांदकर पहाड़ पर जाते हैं। वो लोग पेड़ के नीचे खाने का सामान रखते हैं। फिर उनकी नजर स्कूल पर जाती है। वो लोग आगे स्कूल की छत पर जाते हैं जहां आग जल रही थी। ओंजो कहती है कि मेरा दिल कहता है कि वो नामरा ही होगी। तभी नामरा वहां आती है। वो कहती है कि तुम लोग यहाँ आए, मुझे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं तुम लोगों को बहुत याद कर रही थी। ओंजो उसको साथ चलने के लिए कहती है मगर नामरा कहती है कि मेरे बहुत सारे काम करने अभी बाकी है। मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग इस स्कूल में हैं और बाहर भी जिनको मेरी जरूरत है और मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। वो कहती है कि हम साथ ना भी रहें पर हमेशा दोस्त रहेंगे। तभी नामरा को कुछ फील होता है। वो आ गए ये कहकर वो स्कूल की छत से कूद जाती है और इसी के साथ हमारी ये सीरीज खत्म होती है। इस सीरीज का दूसरा सीजन जल्द ही आने वाला है जिसका ट्रेलर भी लॉन्च हो चुका है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेन स्टोरी अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। वैसे भी हम हमेशा दोस्त रहेंगे। अगर आपकी कोई सजेशन है तो कमेंट में जरूर बताना। जल्द ही फिर मिलेंगे एक नई कहानी और नए किरदारों के साथ। तब तक के लिए अलविदा।